नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रीड़ा तंत्र एकेडमी के फेसबुक लाइव में। पेरेंटिंग मंत्र विद क्रीड़ा तंत्र इस फेसबुक सीरीज के आज 11वें फेसबुक लाइव पे हम लोग पहुंच चुके हैं और आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस। बच्चों के लिए या फिर हमारे लाइफ में सेल्फ डिफेंस के क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, इस टॉपिक पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो मेहमान उपस्थित है उनका परिचय करा देता हूँ। दीप कुमार पटेल। नमस्कार। दीप भाई इंटरनेशनल कराटे प्लेयर है, साथ में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट भी है। दीप भाई, विषय हम लोग शुरू करें, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करें, इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अभी तक आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट आपने हासिल की, जो सिद्धियां हासिल की, उसके बारे में अगर आप जरा संक्षिप्त में हमें बताएं। मैं सबसे पहले 2016 से नेशनल और इंटरनेशनल खेल रहा हूं और उसके साथ साथ 2017 में मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल मुंबई में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद मैंने आगे और भी अचीवमेंट लेने शुरू किए हैं। 2018, 2019, 2020 कॉन्स्टेंटली मैं कराटे के अंदर टीम कोच में भी गया हूँ, साथ ही साथ प्लेयर के तौर पे भी मतलब खेला हूँ और साथ ही साथ मैंने 3 साल एनसीसी में आर्मर्ड स्क्वाड्रन के अंदर मैंने सर्विस की है। तो उसी सर्विस के दौरान मुझे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द गुजरात का अवार्ड भी मिला है ड्यूरिंग माय एनसीसी करियर। और उसी के साथ साथ मुझे मेरे करियर में अभी तक बहुत सारे ट्रॉफीज, अवार्ड्स, सेमी अवार्ड्स और क्रीड़ा भारती की ओर से मेरी माताश्री का सम्मान भी किया गया है और अभी तक बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। अगर कुछ ब्लैक बेल्ट मैंने आपके उसमें डिटेल में पढ़ रहा था जी, विषय खेल में जी, उसके बारे में अगर आप जी, मेरे पास अभी मतलब जीत कुनेडो जो है ये ब्रूसली का आर्ट है और ब्रूसली के आर्ट के अंदर मैंने जीत कुनेडो की ट्रेनिंग ली हुई है, जो कि यूएसए के ग्रैंड मास्टर रूडी लाम्स के पास मैंने ये ट्रेनिंग किया हुआ है। जीत कुनेडो के अंदर मुझे नेशनल ब्लैक बेल्ट मिला है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट मेरा साउथ कोरिया से हुआ है और कराटे में भी मैं ब्लैक बेल्ट हुआ। ऐसे मिला के कुल 3 ब्लैक बेल्ट मेरे पास अभी तक है, उसमें से 2 इंटरनेशनल है और 1 नेशनल है। जी, अभी तक आपने जो अचीवमेंट हासिल की उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई दीप जी। ये सब बताने के पीछे उद्देश्य ये था, दर्शकों को ये बताना था कि सेल्फ डिफेंस रिलेटेड आज कोई भी उनके पास प्रश्न हो गया उसका समाधान आप दे सकते हैं। तो प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और दर्शकों के लिए विनती है, रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास में कुछ प्रश्न है तो आप साथ में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, समय समय पे आपके प्रश्न का भी समाधान किया जाएगा। तो दिव्य प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्फ डिफेंस इसकी डेफिनेशन क्या है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मेरे हिसाब से सेल्फ डिफेंस माना जाए तो किसी भी इंसान के लिए खुद की रक्षा करना, मतलब जान है तो जहान है, वो मेरे लिए वो मोरल है कि हम अगर ये मतलब जिंदा रहेंगे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में। अभी हम कोरोना से लड़ रहे हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है कि एक सेल्फ डिफेंस है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही साथ मास्क पहने, हाथ को अच्छे से धोए, तो ये भी एक सेल्फ डिफेंस का भी भाग है। तो इसके साथ साथ मैं सेल्फ डिफेंस के बारे में ये कहना चाहूंगा, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, अपने आप का बचाव करना वही सबसे अच्छा सेल्फ डिफेंस। और सेल्फ डिफेंस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है जो कि सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे, तीनों तौर पे ये जरूरी है। बिल्कुल। इसके साथ में जैसे देखा जाए तो स्पोर्ट्स ये बड़ा एग्रेसिव स्पोर्ट है इसके अंदर, लेकिन साथ में इसके सेल्फ डिफेंस है, उसमें अटैक नहीं आता है, यानी इसके पीछे का मोटिव यही है कि खुद को बचाना है। बिल्कुल ना? जी, आपका कहना एकदम सही है कि इसके अंदर कोई भी अटैक नहीं आता। क्यों? क्योंकि सेल्फ डिफेंस एक ऐसी कला है, एक ऐसा आर्ट है कि जिसके अंदर आप अगर सीख रहे हो, कुछ चीज कर रहे हो, तो उसी चीज के अंदर आपको एक तरीके से आपको मारना नहीं, आपको सिर्फ बचना सिखाया जाता है। आपको वार तभी करना है जब आप खुद का बचाव कर रहे हो। तो आपके बचाव के दौरान, जैसे कि कायदे में भी, अभी संविधान के अंदर भी एक लॉ है जिसके अंदर आप अपना खुद का बचाव कर सकते हो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप है ना खुद को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हो, मगर सेल्फ डिफेंस में आप किसी को मार नहीं सकते और हानि नहीं पहुंचा सकते। जी बिल्कुल, आपकी बात से रिलेटेड एक छोटी सी एक स्टोरी याद आ रही है, 1 मिनट लेके मैं आपको बताऊंगा
कि मैं एक जगह पढ़ रहा था, तो उसमें प्राचीन समय की बात थी कि एक राजकुमार था, वो ट्रेनिंग ले चुका था आश्रम में। तो फिर उसके जो गुरु थे उनने बुलाया कि अभी तुम ट्रेंड हो चुके हो, तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति आई तुम्हारे अंदर। तो उसने बोला कि मैं 1,1200 लोगों को तो मैं मार सकता हूँ। तो गुरु ने बोला नहीं, शायद अभी तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, जाओ वापस ट्रेनिंग लो। तो फिर उसने बहुत सोच विचार किया, फिर 6 महीने बाद आए, फिर गुरु ने बोला बोलो अभी कितना कर सकते हो। तो उसने मन में सोचा शायद मैंने 1,1200 ज्यादा बोल दिया था। तो उसने बोला मैं 500 लोगों तक को मार सकता हूँ। तो गुरु ने बोला नहीं, अभी भी पूरी नहीं हुई ट्रेनिंग, वापिस जाओ। फिर वो बहुत सोच विचार करके आया है कि यार आदमी 500 लोगों से तो अकेला नहीं लड़ सकता है, मैं 10 लोगों को मार सकता हूँ। तो उसने गुरु को बोला मैं 10 लोगों को मार सकता हूँ। तो गुरु ने बोला अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी जाओ सोच विचार करो कहाँ कमी है। तो फिर वो 6 महीने बाद बहुत सोच विचार करके आया। फिर उसके गुरु ने पूछा कि अब बताओ। तो उसने बोला मैं ना 10 लोगों को मार सकता हूँ, ना मैं 500 लोगों को मार सकता हूँ। मैं मेरे प्रजा की सुरक्षा करने के लिए मैं कितने लोगों से भी लड़ सकता हूँ, मैं मार नहीं सकता हूँ, मैं प्रजा को बचा सकता हूँ। तो शायद जी बिल्कुल। यही शायद सेल्फ डिफेंस के साथ भी शायद जुड़ा होगा। जी बिल्कुल, आपका जी कहना एकदम सही है। आपकी स्टोरी पे से एक चीज बहुत अच्छी मुझे लगी कि जो जी वो इंसान था उसको पहले एक चीज का घमंड था कि हाँ ये लेवल तक पहुंच गए तो अभी मैं किसी को हाँ, भी कुछ भी कर सकता हूँ। वो कर चीज सकता हूँ। ये सेल्फ डिफेंस के अंदर नहीं आती, क्योंकि सेल्फ डिफेंस ऐसा है खुद का बचाव करो और खुद सेफ रहो बस। बिल्कुल बिल्कुल। दीप भाई, देखा जाए तो सेल्फ डिफेंस के अलग अलग पार्ट बहुत सारे वर्ल्ड ने भी इंट्रोड्यूस किया समय समय पे। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखा जाए तो उसका कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट पता चलता है कि ये भारत से ही निकला है, ये सेल्फ डिफेंस की जो कला है भारत से ही निकला। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये इसका हिस्ट्री क्या है, इस पर अगर थोड़े आप रोशनी डालें, सेल्फ डिफेंस की भारत में हिस्ट्री क्या है। जी, मैं आपको बिल्कुल ये चीज़ सबसे पहले बताना चाहूँगा। और हमारे संस्कृत में भी एक श्लोक है, संप्रेरणार्थ संकल्प त्वरा च सहज क्रिया वज्राघातो चमत्कारो नियुद्धे शठ क्रियामता। मतलब नियुद्ध, निशस्त्र युद्ध। इसके अंदर ये चीज़ कहना चाहते हैं कि सबकी एक प्रेरणा से संप्रेरणार्थ संकल्प एक अच्छा संकल्प लेके, ठीक है? और ये सारी चीजों के अंदर खुद का एक प्रहार जो कि वज्र के समान हो, ऐसे प्रहार के साथ ये चीज करना जरूरी है कि ताकि हम खुद का बचाव कर सके। ठीक है, ये संस्कृत के अंदर एक श्लोक दिया गया है। उसके साथ मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया वो चीज बिल्कुल सही है कि ये कहीं ना कहीं भारत से जुड़ा है, 100% राइट। कि जैसे साउथ इंडिया में हम जाते हैं तो साउथ इंडिया में एक फेमस आर्ट है अभी जो कि कलरीपयट्टू। सभी लोग जी उसको जानते हैं, समझते हैं, मगर उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो एक मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली तीनों को अटैच करने वाला एक आर्ट है, जो कि एक सेल्फ डिफेंस का आर्ट है, ना कि मार्शल आर्ट्स है। ठीक है। जी अभी दक्षिण भारत के बारे में मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले जैसे पुराने युग में, जैसे माने जाते हैं बहुत टाइम पहले बोधि धर्म नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे, जो जी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे यहाँ से उठ के वो चाइना गए थे। जैसे चलते चलते पहले जमाने में चलते चलते पैदल यात्री मतलब उनकी यात्रा किया करते थे, तो वो उनकी यात्रा के अंदर विघ्न आते थे कभी कभी। तो उन्होंने उनकी जो आंतरिक शक्ति थी उसको योग और उसके साथ मिला के मार्शल आर्ट्स में खुद का बचाव करना कैसे करना, हवा के साथ कैसे मिलाना, पानी की तरह कैसे घूमना फिरना, ये सारी चीजें उन्होंने डेवलप की और उसके साथ उन्होंने खुद के बचाव की एक कला ढूंढ ली, जो कि अभी तक हिंदुस्तान में कलारीपयट्टू के नाम से भी जिंदा है। उसके साथ-साथ हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे आर्ट है, जैसे कि सिलंबम हो गया, वो तमिलनाडु के अंदर हमको देखने को मिलता है। गतका हो गया, वो पंजाब में देखने को मिलता है। मुष्टि युद्ध हो गया, जो वाराणसी में अभी चल रहा है। उसके साथ-साथ जी थांगता है, जो मणिपुर में है। ऐसे ही हम ऐसा देखा जाए तो बिल्कुल आपका जो प्रश्न है वो एकदम सही है कि कहीं न कहीं हमारी जो ये सेल्फ डिफेंस की कला है, जो एक चीज़ है, वो एक आर्ट है, जो मार्शल आर्ट है, वो बेसिकली यहाँ से मतलब कि भारत से ही बिलॉन्ग करती है। जी जी बिल्कुल। तो दीप भाई, ये जो भी सेल्फ डिफेंस है, इसका हमारे लाइफ में, या फिर बात करें छोटे बच्चों के लाइफ में, इसका क्या पॉजिटिव असर होता है? सेल्फ डिफेंस अगर बच्चों को शुरू से ही अगर ट्रेनिंग दिया जाए।
जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मैं सबसे पहले तो ये चीज़ बताना चाहूँगा कि छोटे बच्चे में एक क्या है कि कुछ नई-नई चीज़ें करने का एक उमंग होता है, एक हौसला होता है और एक बिल्कुल। उनका एक पीरियड होता है कि वो चीज़ से अगर शुरुआत की जाए, तो उसी टाइम से आगे बढ़ते-बढ़ते हमारे वहाँ से खिलाड़ी भी बन सकते हैं। आगे जाके उनका सेल्फ डिफेंस मजबूत होगा, फ़ोकस बढ़ेगा, वो सक्सेसफुल होंगे, उसके साथ-साथ स्पोर्ट्स करियर भी बढ़ेगा। फिज़िकली उनका लेवल हाई होगा, मेंटली उनका ब्रेन पावर हाई होगा, डिसीज़न पावर प्लस होता है। ये बहुत सारी कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जो न आम हमको कहीं न कहीं आम लगती है कि बोलते हैं कि हम किसी भी जगह गए हैं तो मतलब अकेले नहीं जाने देते बच्चों को, हम अकेले नहीं छोड़ते। तो ये सारी चीज़ों पे है बहुत चीज़ें भार पड़ती है, कि अगर हमारा बच्चा बचपन से अगर सेल्फ डिफेंस सीखा है, तो उसको हमारे मन में कोई डर नहीं रहता है या पेरेंट्स के मन में कभी ऐसा डर नहीं रहता है कि हम उसको कहीं न कहीं अकेले ना भेजें। और ये पेरेंट्स के साथ क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत प्लस हो जाती है और बच्चों का क्या है, छोटे लेवल से बड़े होते-होते वक़्त ये सेल्फ डिफेंस सीखते रहते हैं, तो साथ में क्या ये मार्शल आर्ट्स की भी एक आर्ट है। तो ये सीखते-सीखते वो अच्छे प्लेयर भी बन सकते हैं और अच्छे एक एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। जी, तो बचपन का बात किया तो बच्चों को किस एज से चालू कर सकते हैं? बच्चों को क्या एज है कि अपने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ठीक है अभी सेल्फ डिफेंस में उनको हम लोग डाल सकते हैं? जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि हम इंडिया के अंदर देखना चाहें तो स्कूल के अंदर दाखिला लेने के लिए हम 5 साल के बाद दाखिला दिलाते हैं। तो बिल्कुल। सेम वो चीज़ इसमें साइकोलॉजी अप्लाई होती है कि बच्चों का दिमाग 5 साल तक बढ़ता रहता है। साथ ही साथ उसी साइकोलॉजी के हिसाब से मैं भी मतलब मैंने भी जहाँ तक रिसर्च किया है, मेरे रिसर्च में ये चीज़ पता लगी है कि 5 साल के बाद बच्चे का दिमाग अच्छी तरह मतलब डेवलप हो चुका है। वो थोड़ा बहुत समझना जानता है। उसको तुम कुछ भी सिखाओगे तो 5 साल, 6 साल के बाद कभी भी उसको तुम सेल्फ डिफेंस के क्लास जॉइन करवाते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। तो मेरे हिसाब से कहने का मतलब कि 5 साल या 6 साल का बच्चा उनकी समझ क्षमता के ऊपर वो चीज़ करे, तो काफ़ी अच्छा रहता है। बिल्कुल, शायद वो एज भी ऐसा है कि वो मेंटली या फिजिकली वो लोग रेडी है कोई भी नया चीज़ सीखने के लिए। जी, 5 बिल्कुल। साल के बच्चे का। और जी, अगर बिल्कुल। वही अब जी, और अगर 5 साल के एज में हम लोग नहीं करें और वही अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए 12 साल, 15 साल, तब अगर उसको अगर ये चीज़ के अंदर उसको डाले सेल्फ डिफेंस में, तब क्या दिक्कतें आएगी जो 5 साल के समय पे नहीं आती? 5 साल का बच्चा कैसा होता है कि जैसे कोरी स्लेट, जी, ठीक है? एक ब्लैक बोर्ड जो होता है वो पूरा ब्लैंक होता है, उसकी तरह होता है। अभी 5 साल के अंदर बच्चे को तुम बोल दोगे कि हाँ बेटा किक करनी है तो वो किक करने लग जाएगा, बेटा पंच करना है तो पंच करने लग जाएगा। उसको इंटरेस्ट लेता है, उसमें उसी चीज़ में क्या वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। साथ ही साथ बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए वो अट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं हाँ, अभी मुझे आगे और भी करना है। और ये चीज़ों के अंदर मोटिवेशन भी उसको मिलता है कि हाँ, मैंने अच्छा किया। जब उसको कोच बोलता है कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया, तो वो स्कूल में भी बताता है कि कल मैंने क्लास के अंदर ये किया था। जबकि उसी चीज़ में 12-13 साल के बाद जब बच्चे को हम डालते हैं, तो ये चीज़ में एक चीज़ कम हो जाती है। उसका जो मोरल है और जो अभी ऐसी चीज़ है कि एजुकेशन के हिसाब से बच्चों के ऊपर बहुत सारा बर्डन बढ़ गया है। तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो कहीं न कहीं उन चीज़ों में कहीं न कहीं कमी रह जाती है कि किसी का होमवर्क बाकी रह जाता है, तो वो बच्चे अटेंड नहीं कर पाते, किसी की एग्ज़ाम आ जाती है, तो वो बच्चे भी अटेंड नहीं कर पाते। ऐसे-ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो ये प्रॉब्लम उसके बाद नहीं होते कि उनकी एक लिंक बन जाती है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे 1 घंटा फिज़िकल मुझे मेरा वर्कआउट करना है, जो करना है। और ऐसा है कि जैसे हमारा ढाँचा 22 साल तक बढ़ता है, हमारी बॉडी पूरी ग्रो करती है, ठीक है? हमारा चेहरा नया बनता है, हमारे बोन्स जुड़ते रहते हैं। तो इसी टाइम में ये चीज़ें बहुत आम बात है कि जैसे उनको पूरा ठीक सिखाना, वो छोटे एज में ज़रूरी है, ताकि बड़ी एज में होते-होते वो सीख सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो नहीं सीख सकता, मगर वो एज के पहुँचते-पहुँचते उनका थोड़ा ग्रास्पिंग पावर कम हो जाता है कि जो बचपन में सबसे ज़्यादा रहता है। जी। अगर हम लोग बात करें सेल्फ डिफेंस को तो एक वर्ड लेके चल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स हो सकते हैं जैसे जूडो, कराटे। तो ये सेल्फ डिफेंस के अंदर कितने पार्ट है? अगर इसको ज़रा आप एक्सप्लेन करें। जी, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे
अभी एक महाभारत और रामायण हमने मतलब सभी लोगों ने देखी, उसका नेशनल रिकॉर्ड भी बना, इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी बना, उसकी टीआरपी भी बहुत सारी चीजें पड़ी। उसके अंदर बहुत सारी आर्ट ऐसी थी कि जो पहले के जमाने से चल रही है मगर हम उसको भूल गए। अभी धनुर्विद्या ये भी चीज ऐसी थी कि वो सब खुद के बचाव में ही धनुर का उपयोग करते थे, मतलब कि जो बाण चलाते थे वो खुद के बचाव में ही करते थे। वो भी एक सेल्फ डिफेंस की कला थी मगर वो हथियार के साथ थी। उसके अलावा हम बोले जाए तो खड़ग विद्या, खड़ग विद्या ऐसी है कि उसके साथ क्या है कि दो इंसान आमने सामने एक तलवार से लड़ रहे हैं, तो वो भी क्या है खुद के बचाव में होते हैं। पहले के राजा महाराजा जो चीज करते थे वो खुद के बचाव में ही करते थे, और आज जो जिनका हम बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से जिसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, वैसे हमारे भारत के शूरवीर जो सरदार जी होते हैं वो खुद अपनी किरपान का सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही उपयोग करते हैं, बाकी उसके अलावा कहीं उपयोग नहीं करते। ठीक है, उसके साथ साथ मैं और भी चीज आपको एक बताना चाहता हूँ कि जैसे बलराम ने मतलब कि जो कृष्ण के बड़े भैया थे उन्होंने धर्म भीम को गदा युद्ध सिखाया था। उनको बोला गया था कि आपको गदा युद्ध उसके नीति नियमों के अनुसार, मगर साथ ही साथ क्या है खुद के बचाव में ही गदा का इस्तेमाल करना है। तो ये गदा युद्ध भी हो गया। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण जब कंस से मल्ल युद्ध कर रहे थे वो भी खुद का बचाव कर रहे थे, तो वो भी सेल्फ डिफेंस का पुराना पार्ट है। उसके साथ साथ ऐसा है कि मुष्टि युद्ध जो कि वाराणसी में अभी कहीं ना कहीं कुछ कुछ छोटे अंश में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हुई बात पुराने जमाने की। अभी जैसे मैंने बताया कि अभी इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल आर्ट मानी जाती है कि जिसको लोग सीखना चाहते हैं, तो उसी उसी आर्ट के अंदर है एक तो कलरीपयट्टू, शिलंबम, गतका, थांग था, मुए थाई, ये सारी चीजें। फिर महाराष्ट्र के अंदर एक चीज है कि जो वहाँ की लड़कियों के लिए बहुत खास चीज है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसी चीज के ऊपर बहुत भार दिया है, वो है मर्दानी खेल, जिसके अंदर उनको लड़कियों को शस्त्र भी सिखाए जाते हैं और लाठी दाव भी सिखाए जाते हैं। अच्छा, जी जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो देखा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे कराटे या जूडो या मार्शल आर्ट्स, ये सब इसके कितने पार्ट है और ये नाम सिर्फ अलग है या इसमें भी मेथड भी अलग है, इसका कितना डिफरेंस? जी बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है काफी अच्छा है और बेहतरीन है। सबको ये क्वेश्चन बहुत सताता रहता है कि हमारे बच्चे को कौन से क्लास में डाले, क्या चीज सिखाए उनको। तो सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि मार्शल आर्ट्स, जैसे हम 12वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में साइंस पढ़े थे, साइंस के अंदर ऐसा था कि टेक्नोलॉजी का पार्ट अलग था, ह्यूमन बॉडी का पार्ट अलग था, फिर दो तीन अलग अलग ऐसे हिस्सों में बांट दिए गए थे, मगर उसको कंबाइन करके पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो मार्शल आर्ट्स एक सब टाइटल नहीं, पेटा टाइटल है, उसका टाइटल हेड टाइटल है। और मार्शल आर्ट्स में क्या है कि उसके अंदर एक कराटे हो गया, जूडो हो गया, बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाइकोंडो हो गया। ये अभी के लेटेस्ट ओलंपिक गेम है कि जो कि ओलंपिक तक खेले जाते हैं। उसके अलावा ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि स्काई मार्शल आर्ट्स है। ठीक है, उसके बाद कराटे, टाइकोंडो, जूडो, जितकुनेडो, थांगथा, वुशु, कुंफू, किक बॉक्सिंग, तो ये सारी चीजें जो है वो मार्शल आर्ट्स की ही स्टाइल है। मगर उसके साथ साथ क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी थोड़ी थोड़ी नीति नियम अलग है, किसी किसी चीज के फेडरेशन अलग है, और कहीं ना कहीं उसकी गवर्निंग बॉडीज भी अलग है। तो ये सारी चीजों में थोड़ा ही भेदभाव है, ज्यादा भेदभाव है नहीं। जी, जैसे आपने बताया एक वाराणसी में खेले मुष्टि युद्ध, तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था वो मुष्टि युद्ध आगे चल के बॉक्सिंग का एक बॉक्सिंग से मिलता जुलता खेल। तो जी बिल्कुल, जी, तो ऐसे अपने सेल्फ डिफेंस के कितने ऐसे खेल है जो आज ओलंपिक में खेले जाते हैं, जो सेल्फ डिफेंस में पहले आता था लेकिन वो एक स्पोर्ट्स भी बना है, जैसे मुष्टि युद्ध तो बॉक्सिंग, ऐसे और कैसे कितने खेल है? जी बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो आपके हिसाब से आपका प्रश्न एकदम बहुत अच्छा है। तो मैं साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि ये जो आपने बताया मुष्टि युद्ध जो आगे जाके बॉक्सिंग बना है, उसके सेम कि हम हरियाणा में देखते हैं घर घर पे अखाड़े हैं। वो अखाड़े के अंदर वो लोग हर बार हर दिन और पूरे साल, एक पूरा साल वो लोग सबसे ज्यादा अखाड़े के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। वो मल्ल युद्ध की प्रैक्टिस करते हैं। वो मल्ल युद्ध आगे जाके रेसलिंग बन चुका है। ठीक है, उसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि फेंसिंग, तो वो एक तलवारबाजी है। फिर देखते हैं आर्चरी, तो वो एक धनुर्विद्या है।
ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो ओलंपिक में आज तक खेले जाते हैं। और साथ ही साथ बहुत ऐसे हैं कि जूडो, जूडो का वो जो पेटा पार्ट है वो मल्ल युद्ध है। जी जी, यानी ये सब परंपरा से भारत में खेले जाते थे, वही आज थोड़े उसको ऐसा मॉडर्नाइज करके उसको ओलंपिक में वो गेम्स आ चुके हैं। जी बिल्कुल। जी, तो दीप भाई ये तो बात हुआ सीखने के बाद, लेकिन अगर बात किया जाए सिखाने का क्या मेथड होना चाहिए, क्योंकि आज अगर मार्केट में आप देखो तो बहुत सारे पोस्टर देखने मिल जाते हैं, सेल्फ डिफेंस, जूडो, कराटे, तो पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि किसके पास भेजना चाहिए। तो सिखाने का क्या मेथड है सेल्फ डिफेंस बच्चों को, इस पे जरा प्रकाश डालो। जी, आपका प्रश्न के हिसाब से ये प्रश्न आम बात है और हर एक पेरेंट्स के मन में ये प्रश्न उठता है कि हमारे बच्चे को बॉक्सिंग सिखाए, जूडो सिखाए या फिर रेसलिंग सिखाए या फिर कराटे सिखाए या ताइक्वांडो सिखाए, कौन-सी गेम सिखाए? मैं अपने हिसाब से बोलना चाहूँ तो मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर उसको खिलाड़ी बनाना है, तो उसको प्रॉपर्ली आप एक गेम सिखाओ, ठीक है? उसके अंदर आप चाहे कराटे सिखाओ, चाहे ताइक्वांडो सिखाओ, चाहे जूडो सिखाओ, चाहे बॉक्सिंग सिखाओ, चाहे रेसलिंग सिखाओ। ये जो भी गेम है, जो फेंसिंग है, जो भी गेम है, ये सारे मार्शल आर्ट्स के ही पार्ट है और इसी के अंदर क्या रहता है कि अलग-अलग तरीके से ये मार्शल आर्ट्स के पार्ट चलते रहते हैं। तो इसके अंदर जो वैल्यूएबल फेडरेशन है, जो गवर्नमेंट बॉडी के हिसाब से जो मान्यता प्राप्त एक संस्था है, उसके अंदर जो खेला जाता है, वो खेल सिखाना बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ मैं अगर बताना चाहता हूँ कि हाँ, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाते हो या तो खुद मतलब ऐसा है कि उसको मोटिवेट करने के लिए सिखाते हो, तो आप कुछ भी सिखा सकते हो। चाहे जूडो सिखाओ, कराटे सिखाओ, जीत कुनेडो सिखाओ, ताइक्वांडो सिखाओ, मुए थाई सिखाओ, वुशु सिखाओ, कुंफू सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, वो कुछ भी चल सकता है। जी जी, तो दीप भाई मैं जरा इसको थोड़ा एक सामाजिक प्रश्न की तरफ ले जाऊंगा सेशन को। अभी पहले आमतौर पे इतना नहीं देखा जाता था, लेकिन आजकल देखते हैं कि मेडल भी लड़कियां ला रही है, बहनें भी सेल्फ डिफेंस के अंदर, कुश्ती के अंदर मेडल लेके आ रही है। तो आप इस फील्ड में इतने टाइम से है, तो आप क्या देखते हैं ये कितना जरूरी है कि ठीक है बच्चों को तो सिखाना चाहिए, बच्चियों को कितना सिखाना चाहिए, ये कितना जरूरी है, और आज बच्चियों की क्या स्थिति है, बहनों की क्या स्थिति है सेल्फ डिफेंस फील्ड के अंदर? जी बिल्कुल। अभी महिलाओं की स्थिति मतलब मानी जाए कि हम बहुत सारे केस देख सकते हैं कि जैसे निर्भया कांड हो गया, फिर बहुत सारे मतलब एक कांड साउथ में भी हुआ था जो कि डॉक्टर के ऊपर गैंगरेप किया गया था। तो ये सारी चीजें जो होती है उसको हम उसको बंद करने के लिए हम अपनी ओर से जब तक एक रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम अपनी बेटियों को सिर्फ कलम चलाना तो सिखाते हैं, मगर जब तक तलवार चलाना नहीं सिखाएंगे तब तक ये हैवानियत बढ़ती रहेगी। तो इसी चीज के बारे में मैं इतना तो ज्यादा ही कहना चाहूंगा कि बच्ची को और कुछ सिखाओ ना सिखाओ, घर का काम सिखाओ ना सिखाओ, बच्ची को उतना तो सिखाओ वो खुद की रक्षा कर पाए। वो किसी भी सिचुएशन हो वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में अपने हिसाब से कर पाए। तो उसके लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अभी छोटी बच्ची से मान लो बड़ी बच्ची तक जो भी है, जैसे छोटी बच्ची से लेके महिला तक कोई भी चीज है, आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी के शिकार होते ही रहते हैं। जैसे कोई हैरेसमेंट हो गया या फिर किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो गए, वो कुछ भी चीज होती रहती है, मगर हम इतना तो सिखा ही सकते हैं कि जैसे वो लोग खुद अपना बचाव अपने तरीके से और अपनी मर्जी से जो भी सिचुएशन हो, सिचुएशन के अनुसार कर पाए। जी जी, दीप भाई कोई देश का अगर मैं आपसे पूछूं, कोई एग्जांपल आपके सामने हो कि जैसे वहां पे कंपलसरी हो, हर बच्चे को ट्रेनिंग लेना ही लेना है, और उसके फायदे क्या होते हैं, आपके ध्यान में कोई देश का अगर उदाहरण हो? जी बिल्कुल। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही मतलब मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था, उसके अंदर मैंने जापान का देखा था। जापान अभी तक कराटे के अंदर सबसे नामचीन देश है और सबसे ज्यादा ओलंपिक के अंदर मेडल लाने वाला कंट्री जापान है। तो वो जापान के बारे में मतलब मैं ऐसा कहना बताऊंगा कि जापान जो देश है वहाँ पे हर एक नागरिक को ये सेल्फ डिफेंस की मतलब तालीम दी जाती है और वो सीखने के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिलता है कि वो वहाँ की मिलिट्री में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ के ट्रेनर्स बन सकते हैं, कमांडो ट्रेनर्स बन सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर भी क्या है कि अभी जैसे लड़कियों की भी भर्ती होने लगी है, तो उनके लिए भी ये बहुत सारी चीजें बेनिफिशियल है कि आप किसी भी स्टेट या किसी भी जगह पे देख लो, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो मुझे सबसे अच्छा और आइडियल कंट्री अगर किसी भी जगह पे लगता है तो वो एक जो है जापान देश।
जापान सारी चीजों में आगे है, वैसे ही सेल्फ डिफेंस में भी बहुत आगे है। जी, आपने जैसे बताया कि सारी चीजों में आगे, शायद उसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि वो मेंटली फिजिकली इतने फिट है कि वो लोग फिर, वो डॉक्टर है तो फिर बहुत अच्छा डॉक्टर है, इंजीनियर है तो इंजीनियर भी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती होगी अगर वो मार्शल आर्ट उनको आ रहा है, इस फिजिकली इतने फिट है तो। जी बिल्कुल, आपके हिसाब से ये चीज सबसे बहुत बढ़िया है, और आपका जो बात है वो उसमें एकदम बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि अगर तुम फिजिकल वर्कआउट करोगे तो तुम्हारा बॉडी हेल्दी रहेगा, तुम वर्कआउट नहीं करोगे, तुम पसीना नहीं बहाओगे तो तुम्हारा बॉडी बीमारियों का घर बन जाएगा। वहां पे जो बोलते हैं कि एजिंग प्रोसेस जापानीज की कम है। हम जब भी कहीं कहीं देखते हैं तो जापानीज लोग हमें कहीं इंडिया के अंदर टूर में मिल जाते हैं, तो मैं भी कभी कभार बात करता रहता हूँ उनके पास। और जी मेरे बहुत सारे दोस्त जो जापानीज है, तो जी उनसे मेरी बातचीत लगातार होती रहती है, तो वो भी बताते रहते हैं कि यहाँ पे कंपलसरी है सीखना। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड उनका काफी हाई है। जैसे कि उनको मेहनत करनी तो करनी है, फिजिकली भी करनी है, मेंटली भी करनी है। जी, इसके पीछे ऐसा मान सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस जो बचपन से वो लोग सीखे होते हैं उसका बहुत बड़ा असर रहता होगा इसके पीछे। दीप भाई, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल सॉरी परसों के सेशन में हमारी चर्चा हो रही थी, तो विषय ऐसा ही था कि बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षण का क्या महत्व है, फिजिकल एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है बच्चों के लिए। तब इन विषयों पे चर्चा हुआ था कि बच्चे आजकल वो उतना, जैसे आपने बताया ना कि वो शौर्य नहीं होता, वो डरते। उसमें रश्मिकांत भी थे, उन्होंने बताया कि आजकल बच्चों को अगर कुत्ता भौंकता है तो वहीं पे खड़े रह जाते, वो भागते नहीं, उनके अंदर इतनी वो ताकत नहीं है, अंदर से भी नहीं है। तो शायद ये सब का तोड़ बोल सकते, सेल्फ डिफेंस अगर बचपन से उनको सिखाया जाए तो ये सब समस्याएं शायद बचपन से खत्म हो सकती है, उनके अंदर ये डरना ये सब चीजें नहीं रहेगा, या फिर देखा जाए तो पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन भी बढ़े रहेगा। अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकता है, वो उनके उसके ऑफिस में ये सब बेनिफिट रहता ही होगा। जी बिल्कुल। जैसे आज मान लो कि बच्चा छोटा है, मैंने पहले बताया एक चीज का उल्लेख किया कि जो छोटा बच्चा वो एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, कि जो एकदम ब्लैंक है, उसके अंदर हम जो लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। अभी उसके अंदर एक दूसरी बात यह है कि वो ब्लैक बोर्ड के अंदर हम जैसा डालेंगे, हम बोलेंगे, मतलब जो बच्चा छोटा होता है वो बोलते हैं बेटा सो जा वरना कुत्ता काट लेगा। ये जी हमारी चीजें जो जो कुछ कुछ है जो माँ अपने बच्चे को बोलती है, तो मैं तो सभी माँ से ऐसी प्रार्थना करना चाहूंगा कि हो सके तो ऐसे अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए और अपने बच्चों को और किसी तरीके से मनाइए। ठीक है, तो जी ये सारी चीजों में एक बेसिक पासा ये रहता है, उसका एक पल्लू ये रहता है कि ये पहलू के अंदर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम जब छोटे होते हैं तभी से हमको बताया जाता है कि बेटा ये कर ले वरना ये हो जाएगा, बेटा ये कर ले वरना ये हो जाएगा। सब छोटे होते हैं तब से लेके मतलब बड़े होने तक उनको यही एक चीज रहती है कि हाँ ये है वो है। कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि कोई-कोई बच्चे को चूहे से फ़ोबिया है, कोई-कोई बच्चे को कॉकरोच से फ़ोबिया है। ऐसे कहीं न कहीं किसी-किसी भी चीज़ में फ़ोबिया रहता है। तो कुछ-कुछ चीज़ें मैंने अपने नज़रों से भी देखी है। मैं बहुत भारत भ्रमण करता रहता हूँ। कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेट में जाता रहता हूँ, किसी चैंपियनशिप में, किसी जगह पे घूमने के लिए। तो बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें देखी कि जो लेबर वर्क करते हैं, ठीक है? तो उनके बच्चे सड़क पे खुलेआम घूमते हैं, वो कुत्ते को भगाते हैं, कुत्ते के साथ खेलते हैं। तो हमारे वहाँ एक चीज़ है कि बेटा इसको छुओ मत, ये काट लेगा। बिल्कुल। जबकि हमें थोड़ा उल्टा करना चाहिए। कोई भी पशु-पक्षी तभी अपने ऊपर अटैक कर सकता है जब वो अपने साथ खतरे की एक घंटी भाँपता है। ठीक है? बिल्कुल। जैसे आज हम खुद सेल्फ डिफेंस के बारे में बात करते हैं, तो हर एक पशु-पक्षी और जीव-जंतु है, उसकी एक बचने की एक आर्ट है। जैसे साँप हो गया, वो तभी डसता है जब उसको खतरा लगता है। ठीक है? तो मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि अपने बच्चे को पहले से मोटिवेट ही करो, कि उसको ऐसा मत बोलो कि बेटा तू ये नहीं कर पाएगा, बेटा तू वो नहीं कर पाएगा। सारी बिल्कुल। चीज़ें हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है? बिल्कुल, तो ये मैं आपने यही बहुत, बताना चाहता हूँ। ये पॉइंट आमतौर पे ऐसा है कि इस पे सबका ध्यान जाता नहीं है। जैसे आपने बताया कि ये सामान्य बात है, बच्चे को कोई भी चीज बनवाने के लिए हम डराते हैं, तो शायद डर वहां से उनके दिमाग में एक डर बैठ जाता होगा, फिर वो भले कुत्ते का हो या फिर आपने बताया चूहे का हो या छिपकली का हो छोटी बच्चियों में, तो ये डर कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही उनके दिमाग में डाल देते कि बेटा ऐसा मत करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा।
जी, बिल्कुल। जी। और साथ ही साथ मैं इसी चीज़ में एक जी, एक जी। चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कोई अच्छा कोच है, जो मार्शल आर्ट्स का कोच है, जो सेल्फ डिफेंस का कोच है, वो अपने स्टूडेंट को, अपने कैडेट को अच्छी तरीके से ट्रेन करके अच्छे से बता सकता है कि हाँ बेटा ऐसा मत करो और ऐसा कुछ नहीं होता। मीन्स माइंड के ऊपर मत लो, अपना दिमाग शांत रखो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के साथ आप सारी चीज़ें कर सकते हो। बिल्कुल। दीप भाई, अगला प्रश्न मैं आपसे करूंगा, सेल्फ डिफेंस में अचीवमेंट, क्या अचीवमेंट है? जैसे हम लोग सुनते हैं ब्लैक बेल्ट, बहुत सारे से ट्रॉफी, तो किस प्रकार के कितने अचीवमेंट बच्चा हासिल कर सकता है एक एक स्टेप ऊपर जाके? जी, बिल्कुल। आज हम जैसे जानते हैं कि हर एक स्कूल में सीनियर, जूनियर केजी से लेके आगे तक बच्चा पढ़ाई करता रहता है, 12th तक जाता है, कॉलेज करता है, मास्टर डिग्री करता है, उसके बाद एमफिल, पीएचडी। लास्ट हमारे भारत के अंदर पीएचडी की जो मास्टर मतलब मानद डिग्री है, जो सबसे वैल्यूएबल डिग्री है, ठीक है? तो सेम चीज़ मार्शल आर्ट्स में भी लागू होती है। मार्शल आर्ट्स में भी ऐसे स्टैंडर्ड बने हैं, जिसके अंदर बेल्ट लेवल बोलते हैं। उसको बेल्ट लेवल के हिसाब से अगर वो चलता है, जैसे कि कराटे के एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो कराटे में सबसे पहला है कि व्हाइट बेल्ट हो गया, उसके बाद येलो बेल्ट हो गया, उसके बाद ऑरेंज बेल्ट हो गया, फिर ग्रीन बेल्ट हो गया, उसके बाद ब्लू बेल्ट हो गया, फिर पर्पल हो गया, फिर रेड बेल्ट हो गया, उसके बाद ब्राउन बेल्ट हो गया, उसके बाद जाके ब्लैक बेल्ट मिलता है। तो अच्छा, अभी ये ब्लैक चीज़ बेल्ट एक हाईएस्ट, ब्लैक जी, बेल्ट हाईएस्ट। जी। जी। ब्लैक बेल्ट एक मास्टर डिग्री हो जाती है। जब आप ब्लैक बेल्ट अचीव कर लेते हो, तो ऐसा माना जाता है कि एक तरीके से आप सीख चुके हो। मगर कोचिंग के हिसाब से हम देखा जाए, तो कोचिंग में अगर अच्छा कोच है, तो अच्छे कोच की ये निशानी है कि जब तक हमारे स्टूडेंट को या हमारे शिष्य को या हमारे विद्यार्थी को, जो हमारा कैडेट है, उसको जब तक वो चीज़ पूरी तरीके से ना आ जाए, जो हमारे सिलेबस के अंदर है, और जो बेल्ट लेवल है, वो बेल्ट लेवल के अंदर जब तक ना आ जाए, तब तक वो बेल्ट की एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट ना करवाए। बिकॉज़ ये सारी चीज़ों में एक चीज़ नॉर्मल रहती है कि बच्चे का स्टैंडर्ड सुधारना है, उसका लेवल बनाना है, उसको अच्छे से सिखाना है, तो उसके साथ ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। थोड़े-थोड़े टाइम पे उसकी एग्ज़ाम भी होना ज़रूरी है, तब कि हमको भी पता लगे और पेरेंट्स को भी पता लगे हमारा बच्चा कितना प्रोग्रेसिव हुआ है, और कोच को भी पता चले कि बच्चा कहाँ तक आगे बढ़ा है। जी। तो अगर नॉर्मली बात किया जाए, तो जैसे आपने बताया कि फर्स्ट व्हाइट है और लास्ट हाईएस्ट ब्लैक बेल्ट है, तो व्हाइट से ब्लैक बेल्ट तक जाने में नॉर्मली कितना समय लगता होगा? ऐसे तो ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, बट मोस्टली कितना समय लगता है? जी, मैं इस बात में अपनी बात करूँ तो जी। मैं 2005-6 से सीख रहा हूँ, जी। और आज आज भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं सीख रहा हूँ। जी, आई एम बिल्कुल। नॉट कंप्लीट, क्योंकि मार्शल आर्ट्स एक इतना बड़ा फील्ड है कि जहाँ तक तुम्हें तैरना आता है, वहाँ तो तुम तैर सकते हो। तो इस चीज़ के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट्स के अंदर व्हाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट एक बेसिक डिग्री है, कि जिसके अंदर क्या है कि हम जूनियर केजी से लेके 12th तक पढ़ाई करते हैं इसके हिसाब से। तो सेम चीज़ ब्लैक बेल्ट के बाद भी ब्लैक डन 1, ब्लैक डन 2, ब्लैक डन 3, ब्लैक डन 4, ब्लैक डन 5, ब्लैक डन 6, ब्लैक डन 7, ब्लैक डन 8, ब्लैक डन 9, ब्लैक डन 10। 10 डन ब्लैक बेल्ट तक की डिग्री इसके अंदर आती है, जो कि सालों-साल 1 साल का डिस्टेंस, 2 साल का डिस्टेंस ऐसे करके कंप्लीट होती है, जो मास्टर लेवल के बाद स्टार्टिंग होता है। तो एक्चुअल स्टार्टिंग जो मार्शल आर्ट का होता है, वो ब्लैक बेल्ट के बाद होता है। जबकि बेसिक जो डिग्री है, वो बच्चे के सीखने के ऊपर जाता है। मिनिमम मेरे हिसाब से 2 साल या 3 साल, 3 साल के अंदर बच्चा पूरी तरीके से कंप्लीटली ब्लैक बेल्ट बन सकता है। 3 साल के अंदर। जी। जी, देखो, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा सेल्फ डिफेंस फील्ड में आ रहा है, तो उसको अपने रूटीन लाइफ में क्या बदलाव करने पड़ेंगे? अगर उसके अंदर आप अगर डाइट को भी इंक्लूड करें, तो डाइट में भी क्या बदलाव करना पड़ेगा, या फिर सोने का क्या नियम होना चाहिए, कितना देर क्या करे, अगर पूरा ये क्या बदलाव कर सकता है वो अपनी लाइफ के अंदर? जी, बिल्कुल। जो भी बच्चा है, आज एक चीज़ है कि सेल्फ डिफेंस एक सिर्फ़ सेल्फ डिफेंस आज नहीं सीमित नहीं रहा। आज वो एक गेम भी बन चुका है, आज वो ओलंपिक में भी खेला जाता है। साथ ही साथ वो हमारी पुरानी एक युद्ध कला भी है, जो हमारे दिमाग को, हमारी आत्मा को, हमारे बॉडी को, तीनों को एक साथ मिला के चलती है। तो मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि जो बच्चा सीख रहा है, उसको सबसे पहले
अपने ऊपर काबू रखना, साथ ही साथ गुस्से पे कंट्रोल करना, साथ ही साथ अपनी नींद को ठीक करना। ये अलग-अलग तरीके बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। जैसे सुबह जल्दी उठ जाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, अपना वार्म अप करो, साथ ही साथ फिर अच्छा फूड लो। सुबह और शाम 2 टाइम दूध पियो, खाना अच्छे से खाओ, ठीक से खाना खाओ, घर का खाना सबसे ज़्यादा पसंद करो। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें बेसिक है कि जो सभी खिलाड़ी को या फिर सभी सेल्फ डिफेंस जो सीखते हैं, उनको सबको ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। जी। डाइट में अगर कुछ विशेष अगर आप बताना चाहें, डाइट किस प्रकार के लिए, जंक फूड, जैसे जंक फूड से तो दूर रहना ही पड़ता होगा बच्चों को अगर ये सेल्फ डिफेंस में आगे आना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। मैं इस चीज़ पे एक कमेंट तो सबसे पहले करना चाहूँगा कि ऐसे मतलब मैं कटाक्ष तो किसी के ऊपर नहीं कर रहा, और मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जो पैकेजिंग फूड मिलता है, उसको सबसे ज़्यादा अवॉइड करें। साथ ही साथ घर का जो देसी घी है, मक्खन है, छाछ है, दूध की जो प्रोडक्ट्स है, फिर गेहूँ हो गया, चावल हो गया, फिर चने हो गए, मूँग हो गए, फ्रूट हो गए, तो इसी सारी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करें क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, जो भी सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिशन के हिसाब से ये चीज़ करना सबसे ज़रूरी है। तो एक चीज़ में एक लाइन में इसका मैं आंसर दूँ तो घर का खाना सबसे अच्छा। जी, घर का खाना, घी, दाल, ये सब सबसे बढ़िया है। जी, हमने क्योंकि हरियाणा से भी जो रेसलर आगे आए, वो टोटली वेजिटेरियन थे, फिर भी दूध, घी, ये सब के बदौलत उन लोगों ने अपना शरीर इस तरह से बनाया, अपना बॉडी बनाया। दिव्य, अगर आजकल बच्चे युवाओं में ट्रेंड अगर देखा जाए, जो टीनेजर्स है, उनका जिम के तरफ बहुत ज्यादा झुकाव दिखता है। उनका उनका सिर्फ मोटिव है बॉडी किस तरह से बना लेना है, सिक्स पैक दिखना चाहिए, शोल्डर दिखना चाहिए। फिर वो उसके लिए जिम के साथ साथ में कुछ ऐसे पाउडर वगैरह जो लेते हैं, जो बॉडी उनके ग्रो करे, उस कितना हार्मफुल हो सकता है। और अगर सेल्फ डिफेंस सीखना है तो जिम जिम ज्यादा मदद कर सकता है या फिर योगा ज्यादा मदद कर सकता है? जी बिल्कुल। आपके प्रश्न में एक सबसे बड़ी बात है कि आज का जो युवा धन है, वो जिम के पीछे क्रेज़ी है, मतलब पागल सा है थोड़ा। तो बिल्कुल। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि आज लोग जिम में सिर्फ सेल्फी खिंचवाने के लिए ही जाते हैं। ये मैंने बिल्कुल, नोटिस किया है। मिरर सेल्फी। तो जी, मिरर सेल्फी और पोस्ट मिरर करने के लिए बस। जी। साथ ही साथ एक बात बताऊँ कि पहले ऐसा कोई मशीनरी नहीं था, कुछ भी चीज़ नहीं थी कि जिसके अंदर हम पहले ये कुछ कर पाते थे, ठीक है? बिल्कुल। तो पहले भी हम वर्कआउट करते थे, आज भी हम वर्कआउट करते थे, हमारे दादा-परदादा सब लोग वर्कआउट करते थे, उनका भी इतना बड़ा बॉडी था और वो भी बॉडी बनाते थे। और अभी फ़िलहाल सबसे अच्छी चीज़ मैं ऐसी बताऊँ कि जो प्योर फिटनेस है, कि जो कि जिम में मिलती नहीं है, क्योंकि मशीनरी वर्कआउट करना और प्योर फिटनेस करना दोनों में काफ़ी काफ़ी अंतर है। कहीं न कहीं जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं बाज़ार में, मैं उसके ऊपर कटाक्ष तो नहीं कर रहा, जो जिसको ज़रूरत है वो लेते हैं, जिसको नहीं ज़रूरत है वो भी लेते हैं, साथ ही साथ जिसको मतलब पता है वो भी लेते हैं, नहीं पता वो भी लेते हैं। तो ये चीज़ मैं इतना बताऊँगा कि ये चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए, सप्लीमेंट्स को स्टॉप करना चाहिए, अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि सबसे अच्छा खाना मैं पहले ही बताया। और आपकी एक बात भी जो प्रूव करती है कि हरियाणा के रेसलर देसी घी, शुद्ध मक्खन, ये सारी चीज़ें खा के अच्छे बने हैं। तो वहाँ से ही एक बात है कि हमारे दादा-परदादा एक पूरा थाली भर के जलेबी खा जाते थे या फिर थाली भर के लड्डू बिल्कुल। खा जाते थे। वो खाने की क्षमता आज के बच्चों में नहीं रही, बिल्कुल ठीक नहीं है? है। तो ये फूड का जो मतलब बात है, तो उसके अंदर मैं ये चीज़ एक और बताना चाहूँगा कि घर का खाना सबसे अच्छा, उसके साथ-साथ जिम और प्योर फिटनेस जो कि मार्शल आर्ट्स में सेल्फ डिफेंस में सिखाई जाती है। तो दोनों के बीच में इतना ही अंतर है, दोनों जगह पसीना तो बहता है। एक जगह ऐसी है कि जो सेल्फ डिफेंस का जो क्लास रहेगा वो बिना एसी का रहेगा, सबसे ज़्यादा। और दूसरा बिल्कुल। ऐसा है कि लोग एसी में पसीना बहाने के पैसे देते हैं, वो जिम रह गया। तो जिम जी। में वर्कआउट करने से बॉडी नो डाउट बनती है, बिल्ड भी होती है। लोग सप्लीमेंट्स लेके भी बनाते हैं और स्टेरॉइड लेके भी कहीं न कहीं लोग बनाते हैं। कोई ना कोई केमिकल प्रोडक्ट्स या फिर कोई ऐसे ड्रग्स, जाने-माने ड्रग्स है, कुछ भी है। तो ऐसे बॉडी बनाते हैं, उसके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो
एक तरीके से ठीक है, वो सारी चीजें अपनी जगह पे ठीक है, मगर प्योर फिटनेस में जो बंदा बिलीव करता है कि हाँ ना मेरे बॉडी लॉन्ग लाइफ चले, मैं अपनी जिंदगी आराम से अच्छे से और बिना किसी तकलीफ के बिना जीऊं, तो वो काफी अच्छी चीज है। अभी 2 दिन पहले ही एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर की फोटो वायरल हुई थी। वो जी। कोरोना की चपेट में आ गया और उसकी कोरोना के हिसाब से बॉडी एकदम सिंपल और स्लिम हो गई। तो उसके जो सप्लीमेंट्स थे, जो उसका प्रोटीन पावर था, वो खत्म हो गया। तो कोई भी बीमारी में आप चले जाते हो तो आपका प्रोटीन पावर ऑब्वियसली वो खत्म हो जाता है। तो इस बिल्कुल। चीज में एक बात कॉमन है, ये सारी चीज में एक बात कॉमन है कि ये सारी चीजों को अवॉइड करें। जिम में वर्कआउट करना, वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पहले जिम बने थे, और वो वर्कआउट करने के लिए जो जगह बनी थी, वो जो जिम बने थे, वो प्राइवेसी के हिसाब से स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही बने थे। अभी जबकि पब्लिक के अच्छा। लिए बन चुके हैं। अच्छा, बरोबर। आमतौर पे ऐसा देखा गया है, अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट करिएगा, कि जो जिम में बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो शौक के लिए जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो एक एज के बाद में, क्योंकि हम बॉडी उतनी कैपेबल है नहीं कि वो उतना वेट उठा सके जितना हम पहले उठाते थे, तो नी में प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है, या फिर जहां जहां पे जॉइंट्स होता है वहां पे प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है, अगर हमने बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग किया और सडनली अगर छोड़ते। और वहीं अगर बात करें एथलीट की, तो थोड़े दिन पहले, नाम मुझे याद नहीं है, शायद मंजीत कौर ऐसे एक महिला थी जो शायद 100 साल की उम्र है, वो अभी भी रनिंग करती है। या फिर हमने मिल्खा सिंह का देखा कि इतने साल होने के बाद भी वो लोग अच्छे से रनिंग कर सकते हैं। तो ये सच है क्या, कि मतलब जिम में बॉडी बिल्डिंग करने के बाद एक समय के बाद में वो बॉडी साथ नहीं देती है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है? जी बिल्कुल। आज जैसे हम माना जाए हमारा बॉडी, और सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइंस मतलब विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान आज कहीं आगे बढ़ चुका है। हमारे बॉडी के अंदर कितने हड्डियां है, कितने मसल्स है, सारी चीजें हमारा विज्ञान आज बताता है। तो बिल्कुल। कोई ना कोई जगह पे, किसी न किसी जगह पे सबको मालूम होते हुए भी वो ओवरलोड करते हैं। ओवरलोड मीन्स जैसे डंबल उठा लिए, बहुत सारे डंबल उठा लिए और डंबल पेल दिए। मगर ये सारी चीजें करने से अच्छा है कि हम उसको थोड़ा कंट्रोल में करें। साथ ही साथ नो डाउट आप जिम में जाते हो, जाओ, अच्छी बात है, वर्कआउट कर रहे हो। सबसे अच्छी बात वो है कि आप वर्कआउट कर रहे हो, फ्री नहीं बैठे हो, तो वो अच्छी बात है। मैं ये भी कहूंगा कि साथ ही साथ एक तरीके से जो वर्कआउट हैवी लोड लेते हैं, उसके मसल्स फट जाते हैं, टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं, हड्डियां टूटने का सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है, हड्डियों के बीच में गैप सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। जो लुब्रिकेंसी हमारी हड्डियों के बीच में नेचुरल होती है, वो प्योर फिटनेस वाले एथलीट में सबसे ज्यादा होंगी और जो जिम वालों में कम होगी। जी। दिव्य, वापिस मैं आपको सेल्फ डिफेंस पे लेकर आऊंगा। भारत के अंदर सेल्फ डिफेंस को प्रमोट करने के लिए आपके हिसाब से क्या क्या प्रयत्न अभी चल रहे हैं, या फिर पहले किए गए, या फिर प्लानिंग है ऐसा किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, कि अधिक से अधिक बच्चों को सेल्फ डिफेंस दिया जाए, भले वो फिर वो स्कूल के माध्यम से हो या फिर अन्य किसी माध्यम से हो? जी बिल्कुल। अभी सबसे पहले मैं जहाँ से हूँ तो वहां से ही बिलोंग करता हूँ, तो वहां की सबसे पहले बात बताता हूँ। अहमदाबाद सिटी और उसके आसपास और गुजरात, पूरे गुजरात के अंदर सारी स्कूल में सारी जो भी मतलब बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको कराटे सिखाने का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट खुद लेती है। सुरक्षा सेतु काफी अच्छा काम कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। इस चीज में हमारी जो गवर्निंग बॉडी है, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गया, टाइकोंडो फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ये जो भी मतलब एसोसिएशन है, उनके साथ टाई अप होके उनके ऑफिसर्स भी थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीजों में ये बात अच्छी है कि आज इंडिया इतना अवेयर हो चुका है। कुछ कुछ हादसे होने के बाद भी चलो थोड़ी देर आए, दुरुस्त आए, मगर आज हमारी गवर्नमेंट वो खुद सपोर्ट करती है, सुरक्षा सेतु के माध्यम से भी और सारी चीजों के माध्यम से भी। साथ ही साथ मैं अभी अहमदाबाद के अंदर हुए जो एक प्रोग्राम को भी मैं मतलब बिरदाना चाहूंगा, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से हुआ था, मिशन साहसी करके, जिसके अंदर बहुत सारी जी। बच्चियों को स्कूल या कॉलेज के अंदर आत्मरक्षा की तालीम दी गई थी। जी। जी। दिलीप भाई, अगर सॉरी दीप भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि
सेल्फ डिफेंस के अंदर अलग अलग कंपटीशन के क्या स्तर है? जैसे कि क्रिकेट में बात करें तो दिलीप ट्रॉफी है, रणजी है, उसके बाद आप नेशनल खेलते हैं। सेल्फ डिफेंस में ये क्या है, कंपटीशन का लेवल क्या होता है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि सेल्फ डिफेंस के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग पार्ट है, जिसके अंदर एक तो हो गया कि कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, जिजित्सु, बॉक्सिंग, रेसलिंग, फेंसिंग। तो ये सारी चीजों में सबसे पहला बेसिक लेवल होता है कि जहाँ पे हम रहते हैं वो जोनल लेवल चलता है। हम जोन में जीतते हैं तो आगे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जो शहरी लोगों के लिए उसके लिए। उसके अलावा जो ग्राम्य से बिलोंग करते हैं वो तालुका में जाते हैं, उसके बाद जिले में जाते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो सब मिलते हैं, सिटी वाला हो या रूरल वाला हो, दोनों आमने सामने आते हैं। वहां से मिलके फिर एक सिटी की टीम बनती है, वो सिटी की टीम आगे जाती है जो राज्य कक्षा में खेलती है, जहाँ पे पूरे राज्य के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो इंटरनली कंपटीशन होता है। उसके बाद अगर उसमें से जो जीतता है वो नेशनल लेवल पे खेलने को जाता है। नेशनल लेवल के साथ साथ और भी आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं, जो कि सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, सिलेक्टेड प्लेयर्स होते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल में इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी गेम हो गई, जैसे आज मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर भी कॉमनवेल्थ हुआ था, फिर वो कॉमनवेल्थ इंडिया ने होस्ट किया था 2010 में। तो ऐसी ऐसी गेम बहुत सारी है, जैसे कि कॉमनवेल्थ हो गया, फिर इंटरनेशनल गेम हो गया जो कि फेडरेशन का कोई खेलो गेम होता इंडिया। रहता है, जी, खेलो खेलो इंडिया हो इंडिया गया। भी देख रहा थी। जी, आज नेशनल लेवल पे सबसे बेहतरीन जो चीज अभी चल रही है कि वो है खेलो इंडिया। तो ये जो भी गवर्नमेंट है उसके अंडर में जो ये काम हुआ है, मैं उसको जी, काबिले गुजरात तारीफ में करता भी हूँ। जी, गुजरात में भी देखा गया था खेल महाकुंभ, एक जो इनिशिएटिव लिया था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने तब का। जी बिल्कुल। जी। गुजरात के अंदर खेल खेल महाकुंभ एक स्टेट लेवल का कंपटीशन है, साथ ही साथ स्कूल गेम है, फिर खेलो इंडिया है, फिर कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम है, साउथ एशियन गेम है, पैरा ओलंपिक गेम है, ओलंपिक गेम है। तो ये जो भी कंपटीशन है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, जिसके अंदर सेल्फ डिफेंस के सारे गेम खेले जाते हैं। मीन्स उसके अंदर कोई सिलेक्टेड गेम जिसको हर कंट्री ने मान्यता दी हो, उसको एग्री किया हो और उसके जो नीति नियम बने हो, तो ऐसी जी। ऐसी बहुत सारी गेम है जो सेल्फ डिफेंस के ऊपर से भी खेली जाती है। जी। दिव्य, अगर मैं बात करूं क्रीड़ा तंत्र एकेडमी की, तो जैसे हमने क्रीडांगन एक मॉड्यूल है बच्चों के लिए, तो उसमें आउटडोर गेम्स रखा है, मंत्रों का अभ्यास रखा है, गीता के मंत्र का अभ्यास रखा है, साथ में उसके अंदर सेल्फ डिफेंस भी रखा है हमने। तो सेल्फ डिफेंस में उसमें इतना हम लोग बताते हैं, जैसे कि अगर सामान्य बात किया जाए बेसिक, तो मुष्टि मार हो गया, या फिर किसी गर्दन पकड़ा है तो उसको कैसे छुड़ाना है, अगर हाथ पकड़ा है तो उसको कैसे छुड़ाना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स बताते। और जैसे नियुद्ध का बात किया तो मुष्टि मार या फिर रौद छेप ये सब बताते। तो एक 5 या 6 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को अगर हम इतना सिखा दे रहे, तो आगे उनको इसके अंदर अधिक जानने के लिए कितना इसके अंदर मदद मिल सकता है। अगर 5 से 10 साल के बच्चों को इतना हम लोग एटलीस्ट बेसिक सिखा दे, और फिर ऐसे कुछ गेम्स खिलाए युद्ध के जिसमें जो सेल्फ डिफेंस का कुछ ना कुछ इसके अंदर पार्ट आता हो, तो उस कितना मदद मिलता है। जी बिल्कुल। ये सारी चीजों में एक चीज सबसे बहुत बढ़िया है कि आज जो भी गेम खेले जाते हैं उसके अंदर सेल्फ डिफेंस के बहुत सारे गेम खेले जाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तब तक वो अगर प्रैक्टिस करता रहता है तो वो मेरी तरह इंटरनेशनल गेम खेल सकता है, इंटरनेशनल में जा सकता है, इंटरनेशनल खेल के फिर उस मेडल भी जीत सकता है, आगे कोचिंग भी दे सकता है, कोचिंग फील्ड में भी ज्वाइन हो सकता है, अच्छा कोच बन सकता है, अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, अच्छा टीम मैनेजर बन सकता है। तो बहुत सारे ऐसे पहलू है जो छोटे लेवल से ही सिखाते हैं। ऐसे सेल्फ डिफेंस सबसे पहले एक तो सिखाता है डिसिप्लिन, दूसरा लीडरशिप, और तीसरा देता है मोटिवेशन कि तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, अपने हिसाब से अच्छा करो। तो बिल्कुल। ये चीज में क्रीड़ा तंत्र के हिसाब से जो काम हो रहा है वो काफी अच्छा हो रहा है। जी, धन्यवाद दिव्य, आप हमारे साथ जुड़े। जाते जाते एक टिप्स बच्चों के लिए जो सेल्फ डिफेंस में उतरना चाहते हैं, ऐसे कुछ बातें जो हमारे प्रश्न में नहीं आई, या फिर अगर आप रिपीट भी कर सके जो दर्शक बाद में जुड़े उनके लिए, तो एक संक्षिप्त में 2-3 मिनट में अगर आप बताएं उनके लिए कुछ टिप्स, वो किस तरह से सेल्फ डिफेंस में उतरे, उतरने के बाद क्या उन्हें ध्यान रखना है इस फील्ड में आने के बाद। जी बिल्कुल।
सबसे पहले तो अपने अपने बच्चों को कंपलसरी अपने सेल्फ डिफेंस सिखाओ। उसके साथ साथ बेटियां है या फिर घर की जो भी बेटी है, बहू है, कोई भी है, अगर वो बड़ी है, छोटी है, कोई भी हो, कोई भी एज हो, सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए कोई भी एज मायने नहीं रखती है। आप कोई भी एज के अंदर सेल्फ डिफेंस सीख सकते हो। आप कोई भी एज पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको बस थोड़ा खाना पीने का ध्यान रखना है। आपकी जो लंबी बीमारियां हैं, अगर वो खत्म हो चुकी है तो उसके मेडिकल रिपोर्ट का ध्यान रखना है। आपकी बीमारी वापस ना आए उसका ध्यान रखना है। डॉक्टर ने अगर बताया है कि ये सारी चीजें नहीं करनी है तो आप उसको योगा के माध्यम से भी रिकवर कर सकते हो। उसके साथ साथ आयुर्वेद जो हमारी पुरानी परंपरा है, उसके माध्यम से भी आप कई सारे रोग रिकवर करके फिर ये सारी चीजों को वापस ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी चीज में एक अच्छी बात यह है कि आप सारी चीज को कॉम्बिनेशन करके एक अच्छी जगह पे सीख सकते हो, और इसमें किसी भी उम्र का बांध छोड़ होता नहीं है। आप कैसे भी सीख सकते हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीप भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए क्रीड़ा तंत्र एकेडमी के द्वारा। मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी धन्यवाद। आप अपना समय निकाल के और बहुत ही विस्तार से आपने इस विषय पे हमारे साथ चर्चा किया। जी, तो दोस्तों ये थे दीप कुमार पटेल, जो कि इंटरनेशनल कराटे प्लेयर तथा इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। और आज के दिन चर्चा हुआ किस तरह से बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिफेंस आने के बाद में उनके अंदर किस तरह से कॉन्फिडेंस, लीडरशिप जैसे विकास होना प्रारंभ हो जाता है, तथा वो आत्मनिर्भर सेल्फ डिफेंस सीखने के बाद वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना रक्षा करने के लिए। तो प्रत्येक बच्चे को आप कुछ भी शिक्षा दे, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वॉट एवर वो चाहते हैं, लेकिन साथ में सेल्फ डिफेंस का अभ्यास जरूर कराएं। धन्यवाद।